नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे हम हाजिर हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते उत्तराखंड में क्या, पूरे देश भर में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जो था दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ वो आंदोलन, जिसने पहली बार एनडीए सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया। इस आंदोलन के राजनीतिक मायने देश के लिए तो बड़े हैं ही, उत्तराखंड के लिए भी इसके विशेष मायने हैं, जहां की हालिया राजनीति पूरी तरह से केंद्र के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। आज के एक्स्ट्रा कवर में इसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं राज्य के कुछ अन्य जरूरी मुद्दों की। शुरुआत उन्हीं निर्लज्ज अधिकारियों को घचोरने से, जिनकी फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों की ये तस्वीरें हमारे दर्शकों ने हमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भेजी हैं। ये वो निर्लज्ज शिरोमणि हैं जो कई महीनों से घचोरे जाने के बाद भी सुधार करने को तैयार नहीं है। जैसे ये उधम सिंह नगर के सीडीओ साहब, ये खेल परिषद के अध्यक्ष जी, और ऐसे ही दर्जनों अन्य जिनकी बेशर्मी बिल्कुल सिरोबगड़ और क्वारब के लैंडस्लाइड जैसी हो गई है कि किसी के थामे नहीं थम रही। कहाँ तो पूरा देश इसलिए आंदोलित है कि नेताओं की जिम्मेदारी तय हो, और कहाँ हमारा प्रदेश जहाँ डंके की चोट पर निर्लज्जता की जा रही है, जिसे ना तो कोई आरटीओ रोक पा रहा है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ना ही अपने सीएम साहब। वे तब बीते दिनों उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बद्रीनाथ मंदिर में चोरी का भी सामने आया, जो अयोध्या राम मंदिर में ही चोरी की खबरों के ठीक बाद सामने आया था। लेकिन दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन के चलते ये मुद्दा दब गया। उत्तराखंड सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी कि लोगों का ध्यान मंदिर में चोरी से हटकर कहीं और शिफ्ट हो गया और उनकी फजीहत बच गई। वैसे जब तक बद्रीनाथ का मामला सुर्खियों में बना भी था, तब तक भी इस मामले में असल मुद्दा पीछे हो चुका था, और ये मुद्दा बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष बनाम बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष का हो चुका था, यानी हेमंत द्विवेदी बनाम गणेश गोदियाल। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि तुम्हारे कार्यकाल में मंदिर कितना लूटा और मेरे कार्यकाल में कितना। इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि मंदिर में लूट और पैसों की चोरी कैसे वहां की व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है, और ये चोरी हर रोज लगातार होती रही है। हालिया मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ताकि चोरी और लूट की ये कहानी ठीक से समझी जा सके। इस मामले में गिरफ्तार हुए जिस आदमी का नाम सबसे पहले आया है, वो है प्रमोद नौटियाल, जो वर्तमान में वैयक्तिक सहायक बीकेटीसी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। इन व्यक्ति का बीकेटीसी में सफर इस पत्र से शुरू हुआ था, जो इन्होंने आज से 23 साल पहले यानी 13 जून 2003 की तारीख में तत्कालीन बीकेटीसी अध्यक्ष को लिखा था। इस पत्र में बीकेटीसी को इन्होंने लिखा कि मैं 3 साल से मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं, और यही कंपनी बद्रीनाथ केदारनाथ सहित प्रदेश के कई मंदिरों की वेबसाइट का संचालन भी करती है। मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि समिति अपनी वेबसाइट खोलने जा रही है, जिसके संचालन के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, तो मुझे इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त कर लिया जाए। ये वो समय था जब प्रदेश में एनडी तिवारी वाली कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, और नंद किशोर नौटियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं के अनुमोदन पर 8,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर प्रमोद नौटियाल को इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। साल 2003 से 2014 तक उनकी ये नौकरी ऐसे ही चलती रही। फिर जून 2014 में उन्हें बीकेटीसी के कई अन्य अस्थायी कर्मचारियों के साथ ही स्थायी नियुक्ति मिल गई, जिससे वो 2800 ग्रेड पे वाले नियमित कर्मचारी हो गए। नियमित होने के 10 दिन बाद ही प्रमोद नौटियाल ने बीकेटीसी के सीईओ को एक नया पत्र लिखा। स्क्रीन पर दिख रहे इस पत्र में उन्होंने बीकेटीसी से कहा कि विशेष कार्याधिकारी एस नेगी के कार्यमुक्त होने के चलते बीकेटीसी अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक और कैंप कार्यालय देहरादून के सारे काम मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए अनुरोध है कि मुझे वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया जाए। वैयक्तिक सहायक के पद के लिए कायदे से अलग से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन भी इंटरनेट कोऑर्डिनेटर की क्वालिफिकेशन से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और प्रमोद नौटियाल के पत्र का संज्ञान लेते हुए अगले ही महीने यानी अगस्त 2014 में उन्हें बीकेटीसी अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के पद का कार्यभार सौंप दिया गया। हालांकि इस आदेश में ये साफ साफ लिखा था कि वैयक्तिक सहायक का पद रिक्त होने के चलते आप अपने पद के साथ साथ इस पद के कार्यों का निर्वहन भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त वेतन लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ गौर कीजिए कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर 2800 ग्रेड पे का होता है, जबकि वैयक्तिक सहायक 4600 ग्रेड पे का। इसलिए प्रमोद नौटियाल को जब ये कार्यभार अस्थायी रूप से सौंपा भी गया, तो ये साफ साफ लिखा गया कि आपको कोई अतिरिक्त वेतन लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सफर कुछ और आगे बढ़ा
तो नवंबर 2017 में बीकेटीसी की एक बोर्ड बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव संख्या 9 था कि प्रमोद नौटियाल इंटरनेट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति, समायोजन या प्रोन्नति वर्तमान वेतन क्रम में ही वैयक्तिक सहायक माननीय अध्यक्ष के स्थायी पद पर की जाती है। इसका आदेश 23 जनवरी 2018 को जारी भी कर दिया गया। इस पद पर स्थायी नियुक्ति पा लेने के 4 महीने बाद प्रमोद नौटियाल ने एक और पत्र लिखा और अब उन्होंने बीकेटीसी अध्यक्ष से कहा कि क्योंकि मेरी नियुक्ति वैयक्तिक सहायक के स्थायी पद पर हो चुकी है, इसलिए मुझे वेतन भी वही मिलना चाहिए जो इस पद के अधिकारी को मिलता है और जो मुझसे पहले वैयक्तिक सहायक थे जो उन्हें मिला करता था, यानी 4600 ग्रेड पे वाला वेतन। उनके इस पत्र पर भी अमल हुआ और इस तरह से कभी 8,000 रुपये महीने में बतौर इंटरनेट कोऑर्डिनेटर लगे प्रमोद नौटियाल 4600 ग्रेड पे वाले वैयक्तिक सहायक बन गए। साल 2014 से 2018 की जिस दौर में प्रमोद नौटियाल को ये नियुक्तियां या पदोन्नतियां मिली, उस दौर में गणेश गोदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी ध्यान दीजिए कि बीकेटीसी में नौकरियां पाने वाले और फिर अस्थायी से स्थायी हो जाने वाले प्रमोद नौटियाल कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, बल्कि बीकेटीसी में लगभग सभी कर्मचारी ऐसे ही भर्ती हुए हैं, ऐसे ही स्थायी हुए हैं और ऐसे ही पदोन्नत भी हुए हैं। कांग्रेस से लेकर भाजपा तक हर सरकार ने अपने अपने बीकेटीसी अध्यक्ष बनाए और फिर उन अध्यक्षों ने अपने अपने लोग यहाँ लगाए। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा में हर अध्यक्ष ने अपने अपने लोग फिट किए। बहरहाल ये तो हुआ प्रमोद नौटियाल का करियर ग्राफ। अब जानिए कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की बात और नौबत कैसे आई। असल में बीकेटीसी के कर्मचारियों का हर साल एक रोस्टर बनता है और उनके दायित्व तय किए जाते हैं। जैसे तय होता है कि मंदिर व्यवस्था में इस साल किसकी ड्यूटी क्या होगी, यानी पूजा कार्यालय में किसकी ड्यूटी होगी, गद्दी भेंट काउंटर पर कौन होगा, दर्शन व्यवस्था में कौन होगा, भोग व्यवस्था में कौन होगा, प्रोटोकॉल में कौन होगा, थाली भेंट की गणना में कौन होगा, मीडिया में कौन होगा और इसी तरह से लगभग सभी व्यवस्थाओं के लिए बीकेटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी दी जाती है। प्रमोद नौटियाल की ड्यूटी पिछले साल भी और इस साल भी थाली भेंट गणना में लगाई गई। यहाँ ये भी गौर कीजिए कि पिछले साल जब ड्यूटी का ये रोस्टर तैयार हुआ था तब तक हेमंत द्विवेदी बीकेटीसी के अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए थे। हालांकि उनके अध्यक्ष रहते मंदिर में चोरी हुई है तो बतौर अध्यक्ष उनकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है, लेकिन इस आरोप में दम नजर नहीं आता कि उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद ही अपने वैयक्तिक सहायक की ड्यूटी थाल भेंट गणना में लगाई हो, क्योंकि प्रमोद नौटियाल की ये ड्यूटी वैयक्तिक सहायक के पद पर रहते हुए हेमंत द्विवेदी के अध्यक्ष बनने से पहले भी लगती रही है। बहरहाल इस बार हुआ ये कि यह खबर तेजी से फैलने लगी कि बद्रीनाथ मंदिर में पैसों की जब गिनती होती है तो मंदिर के कर्मचारी उसमें हेराफेरी करते हैं और सीसीटीवी से इस बात की पुष्टि कभी भी की जा सकती है। ये खबर जब फैली और सीसीटीवी खंगाले गए तो बात सच साबित हुई। हमारे बेहद विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि मंदिर में सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल को अपने मोबाइल फोन के नीचे रुपए छिपाते हुए साफ साफ देखा गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद जब कुछ और दिनों के सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें सामने आया कि मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, जिनका कार्यकाल बीती 30 जून को ही पूरा हुआ है, उन्होंने भी कई दिन मंदिर में पैसों की गिनती के दौरान कई गड्डियां गायब की, जिनकी पुष्टि सीसीटीवी अब कर रहा है। मंदिर में चढ़ावे की चोरी का ये सिलसिला न जाने कब से जारी था। स्वाभाविक है कि इसकी जानकारी भी कम से कम उन लोगों को तो रही ही होगी जो इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी ये चोरी चलती रही तो इसके मायने समझे जा सकते हैं कि इस चोरी में सबकी मिलीभगत और सबकी हिस्सेदारी तय रही होगी। और ये भी गौर करने लायक है कि एक बार जब अयोध्या और बद्रीनाथ में चढ़ावे की चोरी की बात सामने आई तो मनसा देवी से लेकर गुजरात तक के मंदिर एक साथ बोल उठे #V2। लोगों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जो पार्टी खड़ी ही कभी मंदिर के मुद्दे पर हुई थी। वैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में लोगों की आस्था को सिर्फ चढ़ावा चोरी के जरिए ही नहीं कुचला जा रहा। यहाँ आपको कई ऐसे गिरोह भी सक्रिय मिल जाएंगे जो झटपट दर्शन के नाम पर आपसे हजार या 2-2 हज़ार प्रति व्यक्ति झटक लेते हैं और कभी मंदिर के पिछले दरवाजे से तो कभी किसी और तिकड़म से आपको दर्शन करवा लाते हैं। ये खुली छूट इतनी सामान्य बना दी गई है जैसे हर सरकारी विभाग में काम जल्दी करवाने के लिए घूस देना नॉर्मल है, वैसे ही मंदिर में भी जल्दी दर्शन के लिए मौके पर घूस देना नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन के चलते भले ही अयोध्या और बद्रीनाथ में चोरी का मामला फिलहाल के लिए दब गया हो, लेकिन देश की जनता ये याद ज़रूर रखेगी कि जो लोग भगवान के घर में ऐसे डाका डाल सकते हैं वो डाका डालने के लिए नदियों, पहाड़ों और खदानों को क्या ही बख्शते होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रदेश के अन्य मुद्दों पर। बरसात का मौसम है तो प्रदेश भर में बरस रहा पानी भी डबल इंजन के दावों की जगह जगह हर रोज पोल खोल रहा है।
इधर देहरादून मसूरी सड़क अपनी पहली ही बरसात नहीं झेल पाई तो ऊपर दूरस्थ पहाड़ी इलाकों की तो पूछिए ही मत। कमाल का बिजोग पड़ा है हमारी सरकार की प्राथमिकताओं पर। एक तरफ सरकार पर भूत सवार है कि उसे देहरादून से ऋषिकेश के बीच की वो सड़क और चौड़ी करनी है जहां कभी जाम भी नहीं लगता। इसके लिए सरकार हजारों पेड़ काटने को आतुर है और अपनी इस जिद पर सिर्फ तभी थोड़ा थमी है जब प्रदेश के युवा उसकी धादी पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ बागेश्वर जिले के पालड़ी छीना में स्थानीय लोग कई दिनों से अनशन कर रहे हैं कि उनके गांवों को जोड़ने वाली सड़क का आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शिक्षा के मामले में भी ऐसा है। पहाड़ के स्कूल बांझा पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता नेताओं को कितनी है इसे आप धारचूला के राजकीय इंटर कॉलेज पैया पौड़ी की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस स्कूल भवन का निर्माण 1964 में हुआ था और आज ये ऐसा जर्जर हो चुका है कि कहीं पानी टपकता रहता है, कहीं आंधी आने से आधा भवन टूट गिरता है और पानी बरसते ही स्कूल बंद करना ये मजबूरी बन जाता है कि कहीं बच्चों की जान पर बात न बनाए। इस स्कूल में आज भी 140 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की स्थिति देखकर समझ लीजिए कि क्या इन बच्चों का भविष्य हमारी सरकार के लिए कोई मायने रखता भी है या नहीं। जानते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति नेताओं के लिए और सरकार के लिए अहम क्यों नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे इन स्कूलों में कभी नहीं पढ़ते। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति हैं जो सबसे प्रभावशाली पदों में से एक पद संभालते हैं। उनके दोनों बच्चे देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में एक भारतीय बच्चे की सालाना फीस 14.5 लाख से लेकर 16.5 लाख रुपए है। इस फीस से इतर 50,000 प्रतिवर्ष इम्प्रेस एडवांस, 5 लाख एडमिशन फीस जो नॉन रिफंडेबल होती है और 7 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होता है। यानी दून स्कूल में एक बच्चे के एडमिशन के लिए पहले साल में 27 लाख रुपए लगते हैं और फिर हर साल 15-15 लाख रुपए। अब आप सोचिए कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल के जिन नेताजी के 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें 30 लाख रुपए सालाना सिर्फ बच्चों की फीस देनी होती होगी और इतना तो हमारे मंत्रियों का सालाना वेतन भी नहीं होता। इसलिए नेताजी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है कि उनका एक बच्चा विशेष स्कॉलरशिप पे पढ़ता है। ऐसा नहीं होता तो कोई भी सवाल उठा सकता था कि 2 बच्चों की दून स्कूल की फीस जितनी, जब नेताजी की 1 नंबर वाली कमाई ही नहीं है तो ये फीस का पैसा आ कहाँ से रहा है। खैर, पैसा कहाँ से आ रहा है ये सभी जानते हैं। कोई ये आरोप उन पर नहीं लगाएगा कि उन्हें चीन या पाकिस्तान या अमेरिका से फंडिंग हो रही है। सब जानते हैं कि नेता लोग प्रदेश भक्त और देशभक्त होते हैं, इसलिए वो प्रदेश और देश के संसाधनों से ही कमाई करते हैं। पर सवाल ये है कि जब उनके अपने बच्चे दून स्कूल जैसे सुपर एलीट स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना उनके लिए अपने परिवार की जिम्मेदारी और अति आवश्यक बात कतई नहीं रहती, बल्कि सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। उन बच्चों पर एहसान जताने की औपचारिकता जिनके माँ बाप को 5 किलो राशन देकर वो पहले ही एक एहसान के बोझ के नीचे दबा चुके हैं। इन नेताजी का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बात बच्चों की है और फिर नाम से अहम ये है कि यही स्थिति लगभग सभी नेताओं की है। उनके बच्चे स्कूल में होते हैं तो सुपर एलीट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और स्कूल से निकलते ही विदेशी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। भारत को विश्वगुरु सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है जो भारत छोड़कर विदेश जाने के काबिल ही नहीं है, वरना तो विश्वगुरु बन जाने के बाद भी यानी आज भी भारत में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही माना जाता है कि भारत छोड़कर विदेश में कोई नौकरी पकड़ ली जाए। भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से अपना राजनीतिक प्रचार करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनकी पीठ पर नेताजी के पीआर का बोझ लाद दिया गया है। वो जहाँ कहीं जाएं दुनिया देखे कि उनके स्कूलों में भले ही प्रिंसिपल नहीं हों और कई कई साल से ना हों, लेकिन प्रत्येक बच्चे की पीठ पर विधायक जी का नाम खूब चमक रहा है। ये तस्वीर हमारी व्यवस्था की प्रतिनिधि तस्वीरों में से एक है। बाकी की प्रतिनिधि तस्वीरें हमारे सरकारी अस्पताल बयां कर देते हैं जिनमें कहीं डॉक्टर नहीं है और जहां डॉक्टर हैं वहां व्यवस्थाएं बस इतनी हैं कि वो रेफर टू हायर सेंटर लिखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मुंशियारी अस्पताल की ये तस्वीरें ही देखिए जो हमें वहीं से हमारे एक दर्शक ने भेजी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि विकास की गंगा कैसे अब ओवरफ्लो करने लगी है। इस व्यवस्था पर ज़्यादा सवाल उठेंगे तो मंत्री जी बयान दे देंगे कि पहाड़ में अब मरीज डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर मरीजों को खुजा रहा है। बाकी का काम आईटी सेल के पेड और अनपेड सदस्य कर देंगे और जनता को विश्वास दिला दिया जाएगा कि सब चंगासी, बस सवाल उठाने वाले ही गलत हैं। बहरहाल, अब आते हैं प्रदेश की राजनीतिक घपरौल पर। इस हफ्ते की घपरौल में भी बाजी मारी है प्रदेश के सबसे क्यूट नेता भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। बताइए, देश भर में माहौल एक तरफा नीट पेपर लीक और उस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का बना हुआ था, लेकिन महेंद्र भट्ट का करिश्मा इतना ज़बरदस्त है कि इस सब के बीच भी उन्होंने जमकर लाइमलाइट बटोर ली। कभी वो
गुणगान को गुणगान लिख देते हैं, कभी नीट के पेपर को नेट का पेपर बता देते हैं, और कभी सारों को सालों बोल देते हैं, और फिर सालों की चर्चा मतलब सारों की चर्चा उन्हीं पर केंद्रित हो जाती है। वैसे वो सिर्फ इसलिए क्यूट नहीं है कि कुछ भी अलदम गलदम बोल देते हैं, वो इसलिए क्यूट हैं क्योंकि वो जल्द ही अपनी गलती मान लेते हैं और ऐसा करते हुए अक्सर दोबारा से अलदम गलदम बोल देते हैं। इस बीच वो एक बार तो नीट की परीक्षा को बार बार नेट की परीक्षा बोलते हुए पाए गए, जिसके लिए जल्द ही उन्होंने सुधार भी किया कि मिस्टेक हो गई। इसके अलावा वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सालों और सारों वाले बयान पर उलझ गए। वैसे उनका ये बयान उसी मुद्दे पर आया था जिसके लिए वो कुछ ही दिन पहले ये पोस्ट कर रहे थे, बल आतंकियों के गुणगान वालों को मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री अच्छे नहीं लग सकते। फिर जब उन्हीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तब उनका वो बयान आया जिसमें सालों और सारों का ऐसा फेर हुआ कि उधर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उन पर पिलच पड़े, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने तो उनका पुतला तक दहन कर दिया। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो महेंद्र भट्ट का उच्चारण भले ही सालों का निकल गया हो, लेकिन उनके उस पूरे वाक्य को सुनकर समझा जा सकता है कि वो कहना सारों ही चाहते थे। उनका वो वाक्य ये था कि जो छात्र घरों में भी थे, जिनका सारों का कोई लेना देना भी नहीं था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। इस वाक्य में उनका भाव स्पष्ट है। पहला तो यही कि यहाँ वो उन छात्रों का जिक्र कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं हुए थे और जो अपने अपने घरों में ही रहे। ऐसे छात्रों को वो गाली क्यों ही देंगे? जो छात्र प्रोटेस्ट में थे उन्हें भले ही भट्ट जी वामपंथी और आतंकवादियों का गुणगान करने वाले बता रहे थे, लेकिन जो छात्र अपने घरों से निकले ही नहीं, उनसे भट्ट जी को क्या ही गुस्सा होगा जो वो उन्हें अपशब्द कहने का भाव रखेंगे। फिर उसी पंक्ति में वो आगे कहते हैं कि उन छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान जी ने अच्छे मैसेज देने का काम किया है। इस भाव से भी साफ है कि वो किसी गुस्से में या तैश में अपशब्द नहीं कहना चाह रहे थे। उच्चारण का दोष भले ही हुआ हो, लेकिन यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट पूरी तरह से महेंद्र भट्ट जी को मिलना चाहिए। उनके बयान में और प्रेमचंद अग्रवाल के बयान में फ़र्क है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जब यही शब्द कहा था तो उनके भाव से साफ था कि वो तैश में साला शब्द ही बोल रहे हैं, जबकि महेंद्र भट्ट के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए उनके इस बयान पर उन्हें घेरना बकी बात की छुई के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे ये ज़रूर है कि इस दौरान गालियों पर विमर्श देश भर में छिड़ चुका है, क्योंकि दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट में जितनी गालियां ऑन कैमरा दर्ज हुई हैं वो संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। अनुराग कश्यप की फिल्में देखते हुए, OTT प्लेटफॉर्म्स पर बिना फिल्टर के वेब सीरीज देखते हुए और स्टैंड अप कॉमेडी देखते हुए बड़ी हुई इस पीढ़ी जिसे जेन जी कहा जाता है, इनके पास अपने फिल्टर्स हैं ही नहीं। अन्य लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैमरा बंद होने के बाद ही करते हैं, ये खुलकर कैमरे के सामने वही भाषा बोलते हुए हिचकिचाते तक नहीं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी इन गालियों वाली शब्दावली को और इस भाषा को समर्थित किया जाए। इसका समर्थन कतई नहीं हो सकता और इसे ना ही डिफेंड किया जा सकता है। ये भाषा अमर्यादित है और गालियों को कभी प्रतिरोध का स्वर भी नहीं माना जा सकता। लेकिन मज़ेदार ये है कि इन बच्चों की गालियां उन सबको तक चुभने लगी हैं जिन्हें योगी जी का ये कहना भी नहीं चुभा था। क्या कहते हो चूतियापन का? उन लोगों को भी ये गालियां चुभने लगी हैं जो खुद को सनातन का प्रतिनिधि बताते हुए जब अपना परिचय देते हैं तो जय माता दी से तेरी माँ की पर एक ही वाक्य में उतर आते हैं। बहरहाल जंतर मंतर से निकली गालियां लोगों को इसलिए भी ज़्यादा चुभी क्योंकि इन गालियां देने वालों में बड़ी संख्या लड़कियों की थी, जिनसे ये गालियां सुनना हमारे समाज को कुछ अतिरिक्त असहज करता है। लेकिन इन तमाम खामियों के बाद भी हकीकत ये रही कि देश की इस जनरेशन जी ने जब अपनी लड़ाई लड़ी तो ऐसे लड़ी कि उस सरकार को झुका दिया जिस सरकार के मंत्री खुद कहते थे कि ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है और इसमें त्यागपत्र नहीं होते। सरकार का अहंकार आज भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जिस मंत्री से इस्तीफा लिया गया उसी मंत्री का संसद में भव्य स्वागत हुआ और जिंदाबाद के नारे भी उनके साथियों द्वारा लगाए गए। लेकिन ये बड़ी बात है कि युवाओं ने ये इस्तीफा सरकार से छीन कर हासिल किया है। इस आंदोलन की एक सबसे अच्छी बात ये भी थी कि ये किसी नेता के पिछलग्गुओं का आंदोलन नहीं था और इसमें कॉकरोच जनता पार्टी की भूमिका भले ही मंच की रही हो, लेकिन युवाओं का समर्पण मुद्दे के लिए था। उनकी मांग साफ थी कि नीट जैसे पेपर बार बार लीक हुए हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा वाले पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये ठीक भी है कि जहां जहां पेपर लीक हों या किसी अन्य मोर्चे पर भी सरकार की विफलता साबित होती हो, वहां इस्तीफा मांगा भी जाना चाहिए। नेताओं में ये डर तो होना ही चाहिए कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस जनता ने कुर्सी पर बैठाया है वो तुरंत ही कुर्सी से उतार भी लेगी। लेकिन होता यह है कि इस्तीफों की मांग भी पार्टी देखकर की जाती है।
हमारे उत्तराखंड में ही भाजपा के जो समर्थक हैं वो पंजाब के मंत्री का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, जहां की शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, लेकिन वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, जहां 2, 4, 10 नहीं बल्कि दर्जनों पेपर लीक हुए हैं और जहां इस आंदोलन के चलते चलते भी एक पेपर लीक हो चुका है। यही हाल कांग्रेसियों का है कि उनकी जहां जहां सरकार है उन्हें अपने यहाँ लीक होते पेपर डिफेंड करने लायक बात लगती है, लेकिन दूसरी जगह वो इस्तीफा मांगने तुरंत सबसे आगे पहुंच जाते हैं। यही होता है जब जनता खुद ही जनता न रहकर किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता बन जाती है। हाल की राजनीति में ये सबसे ज़्यादा तेजी से हुआ है, इसलिए मुद्दों की अहमियत खत्म हो चली है और ये बड़ी बात हो गई है कि मुद्दा किसकी सरकार का है। जेनजी ने इस आंदोलन में सबसे बड़ा कमाल यही कर दिखाया कि उसने मुद्दे को अहम बनाए रखा। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तब कहाँ थे जब कांग्रेस के ज़माने में ऐसा होता था। इस मामले में वो सॉर्टेड हैं कि कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था, इसीलिए कांग्रेस अब सरकार से बाहर है। तुम अपनी बात बताओ कि तुम्हारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी लो। उत्तराखंड के जेनजी भी अगर ऐसे ही सक्रिय रहते हुए पार्टियों के ध्रुवों में बांध दिए गए अपने बड़ों को पीछे छोड़कर मुद्दों पर सवाल करने लगे और सवालों पर ही टिके रहने लगे, तो सरकार आने वाले चुनावों में चाहे जिस पार्टी की बने, वो सरकार आज से कहीं ज़्यादा जवाबदेह होगी, ये सुनिश्चित करवा सकते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो ये नितांत ज़रूरी हो चुका है कि यहाँ कोई तो बड़ा वर्ग हो जो नेताओं से खुलकर पूछ सके कि स्कूल बांझा क्यों पड़ रहे हैं, अस्पताल घाम क्यों लगे हुए हैं, सारा विकास पहाड़ों से फिसल कर देहरादून में क्यों बहा जा रहा है, नेताओं की संपत्ति रातों रात कैसे बढ़ रही है, राजधानी का मुद्दा आज तक क्यों नहीं सुलझ सका, और ऐसे ही प्रदेश के तमाम ज़रूरी सवाल अपने ही क्रिएटिव अंदाज में उत्तराखंड के जेनजी ही पूछ सकते हैं। क्योंकि यही वो जनरेशन भी है जो नेताओं के रटे रटाए नैरेटिव से अछूती है और जानती है कि असल मुद्दों से भटकाते हुए जब कोई नेता या पार्टी नैरेटिव में फंसाना चाहे तो उसे वास्तवों ने हुइयाँ कहते हुए कैसे निपटाया जाता है। जाते जाते प्रदेश के जेनजी से जुड़ी एक अच्छी खबर भी आपको सुनाते हैं, जो पौड़ी जिले से है। यहाँ बच्चों का एक ग्रुप है जिसका नाम है दगड़िया। ये बच्चे लाइब्रेरी भी चलाते हैं और हर साल रक्षाबंधन पर ऑर्गेनिक राखियाँ भी बनाते हैं। ऑर्गेनिक यानी कलावा कई तरह के बीज जैसे तिल, लाई, चौलाई, चावल, रुद्राक्ष, तुलसी आदि। इन राखियों के बदले में पैसा नहीं बल्कि अध्ययन सामग्री ग्राहकों से ली जाती है ताकि ज़रूरत वाले बच्चों को बांटी जा सके। पिछले 6 साल से दगड़िया ग्रुप के बच्चे ये कर रहे हैं और अब तक वो सैकड़ों बच्चों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाने के साथ साथ 100 से ज़्यादा बच्चों को पूरे साल का शिक्षा का खर्चा सौंप चुके हैं। आप लोग इन बच्चों की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। इस साल राखी इनसे ऑर्डर कीजिएगा तो आपके त्यौहार के साथ साथ कई ज़रूरतमंद बच्चों का भी साल भर का त्यौहार बन सकता है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाग प्रणाम।